गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। जिसका जिस समय जो हो, जब आप देख रहे हो, तो आज एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं कंपटीशन लेवल के लिए, जेई और नीट के लिए। इसमें आपको हर एक लेवल का सवाल बनेगा। जो बच्चे कुछ जानते हैं उसको क्या करना है, पॉइंट 2 पे आपको यानी डबल करके 2 पे आप देखते जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। कॉपी कलम लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपने और अपनों का सपना को संजोने के लिए, सपनों को बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। समझ गए? यदि आप ये जेई और नीट का सपना देखे हैं, ये चाहते हैं जो समाज में आपका नाम हो, परिवार में आपका नाम हो, तो बस केवल और केवल एक ही काम करना है, मेहनत करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का शिकायत आता है, जो सर जी याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखिए बच्चों, याद सभी लोगों को होता है, भूलता सभी लोग हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, वे परमानेंटली मेमोराइज हो जाता है। अब 100% तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ। इसीलिए कभी भी आपको घबराना नहीं है, इधर उधर की बात नहीं सोचना है, केवल और केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। देखिए, हम लोगों के बुक में एनसीईआरटी में केवल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर है, बहुत सारे बुक में भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम बच्चों 2 भाग में डिवाइड है। एक को कहा गया है केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरे का नाम है फिजिकल इक्विलिब्रियम। यानी 2 टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम में हम क्या बात करेंगे? देखिए, आज तो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, आज बहुत सारा सिर्फ कहानी का बात होगा, लेकिन हाँ, कहानी भी कॉन्सेप्ट रखता है। तो यानी किस तरह का बात होगा वे देखिए, इंट्रोडक्शन दिखा दे रहे हैं। आज हम जो है, यदि A+B C+D, यहाँ हम आपको KE मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन C, D, A, B, समझ गए? ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये KC और KP, आज हम यहीं तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो बस यहाँ चाहें तो डायरेक्ट हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको फील दिलाना है। फील देते हुए होगा क्या? फील यदि दिला देंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है? तो चलिए अच्छा सा हेडिंग लगाइए मेरे साथ, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम क्या कह दे बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम। सर जी आप बहुत रंग रंग के लिखते हैं। बच्चों, ये चैप्टर ही ऐसा है रंगारंग वाला। जितने आप रंग के लिखेंगे उतना ही आपके जीवन में रंगीन आएगा। समझ गए? तो समझिए अच्छे से, जो इक्विलिब्रियम क्या है। मान लिया जाए, पहले समझिए। अब जैसे आप सामाजिक लाइफ में कोई भी देख रहे होंगे तो स्टूडेंट ही होंगे। तो आप सामाजिक लाइफ में जो है देखेंगे, जो कुछ समय के बाद आदमी का जो उम्र है, आदमी का जो चेहरा है, आदमी का जो हाइट है, आदमी का जो मोटाई है ना, कलर है, वे ज्यों का त्यों। आपको लगेगा जो सर जी हम पिछले साल गए थे मामा के यहाँ, तो मामी को वैसा ही देखे थे,
मामा को भी वैसा ही देखे थे और इस बार भी वैसा ही देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी आपको लगेगा मामा मामी न उससे छोटा हो रहे हैं, न बूढ़ा हो रहे हैं, न बढ़ रहे हैं, न मोटा रहे हैं, न पतला रहे हैं, वैसा ही है। तो बस केमिस्ट्री के अनुसार ये कौन सा स्टेट है? इक्विलिब्रियम में आ गए। यानी जिसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग ना हो, उसको ही हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। यदि चेंजिंग आ जाए तो उसको इक्विलिब्रियम नाम नहीं रखा जाएगा। यदि फिजिक्स के अनुसार बात करें तो मान लिया जाए कोई यहाँ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं इधर से और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इसका किसी प्रकार से कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम कह देंगे ये कौन सा है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। न हिल रहा है, न डुल रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या बोलिएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में जो भी बात करेंगे वे डायनामिक इक्विलिब्रियम का बात करेंगे। कैसे? यदि आप दादाजी को देख रहे हैं कुछ समय से, मतलब ज्यों का त्यों, क्या दादाजी के बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरूर हो रहा है, लेकिन वे एक सर्टेन टाइम के बाद दिखाई पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक इक्विलिब्रियम का अच्छा सा फील वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है पानी भर दे रहे हैं। किसके हेल्प से? तो ये रहा नल के हेल्प से जो है पानी भरने जा रहे हैं। ये रहा नल, खोल दिए और खोल दिए, इस तरह से पानी भरते जा रहा है। मान लिया जाए एक छोटा सा होल यहाँ पे कर दिया जाए, एक छोटा सा होल यहाँ कर दिया जाए, और जैसे ही छोटा सा होल करेंगे तो इधर से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है। इसको, ये जो आप पहली बार जो स्टार्ट हुआ, इसको बोलिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलिएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये अगेन जो है, यदि मान लिया जाए यहाँ हम पानी रख रहे हैं तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नीचे में ड्रॉपिंग के कारण, गिरने के कारण मतलब न घटता है न बढ़ता है, मतलब जितना यहाँ से निकला उतना यहाँ आया। तो इधर वाला जो एक्शन है उसका नाम क्या रखा गया है? बैकवर्ड रिएक्शन कहा गया है। बैकवर्ड रिएक्शन, RKN मतलब क्या? रिएक्शन। तो इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यदि दोनों बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? इक्विलिब्रियम। यानी ये जो नेचर है बच्चों, ये कैसा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यानी जैसे ही डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जैसे ही कहा जाए इक्विलिब्रियम तो कह देंगे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड दोनों का बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे जो कौन सा सिचुएशन में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात कर लें। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक आएगा। अब आप बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए आएगा मज़ा अब सावन में, वही वाला बात। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है
पहला हम बात करने जा रहे हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, केवल और केवल प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। और ये कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जैसे ही कहा जाए इररिवर्सिबल रिएक्शन तो कहेंगे कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड्स। यानी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करेगा रिएक्शन प्रोसीड के साथ। और यहाँ पे क्या बोलिएगा? कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड, यानी एज रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे ही हम लोगों को कहा जाए इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी आप यही समझिए जो इररिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है वे प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। सर जी को गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया सर जी। इनटू रिएक्टेंट। ठीक, यानी अगेन ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो। जैसा कि हम लोगों का जीवन, हम लोग एक बार बूढ़ा हो जाते हैं तो बच्चे नहीं होते। ये एक कैसा रिएक्शन है? इररिवर्सिबल रिएक्शन है ना। यदि आम पक जाए तो पकने के बाद हम लोग खा लेते हैं, ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या? डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। समझ गए बात को? जैसे ही इररिवर्सिबल रिएक्शन हो, इक्विलिब्रियम का कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट सेट अप इन ओपन कंटेनर। ये जो है इररिवर्सिबल रिएक्शन किस में सेटअप होगा? ओपन कंटेनर में। तो चलिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट नहीं होगा रिएक्टेंट में। दूसरा, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये बहुत मज़ेदार की है, क्या समझे? जो जैसे ही इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम का कोई बात नहीं होगा। और तीसरा, ये सेट अप इन ओपन कंटेनर 100% वैलिड नहीं है, यानी कुछ केस में होगा, लेकिन इतना क्राइटेरिया आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कैसा रिएक्शन जो है इररिवर्सिबल होगा। ठीक, चलिए आप लोग पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे जो इररिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल। कर लिए? चलिए करते हैं एग्जाम्पल। पहला कंबशन रिएक्शन। सर जी कंबशन नहीं जानते हैं? अरे बेवकूफ, कंबशन नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं? चलिए देखिए, कंबशन रिएक्शन, इसी को आप कहते हैं बर्निंग। क्या कहते हैं? बर्निंग मतलब जलना। क्या आप महसूस किए हैं कभी जो कुछ लकड़ी को जला दिया जाए
तो लकड़ी या कोई जलावन या कुछ जलने के बाद फिर आ जाता है? नहीं, आ जाता होगा तो भूत होगा। समझ गए? यानी कंबसन जहां कहीं भी हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी CO2 ये जल करके उड़ गया ना। हाँ सर जी, उड़ गया। चलिए दूसरा, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन के बाद NaCl प्लस H2O। समझ गए? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इस तरह का जो वन हेड एरो है, यही निशानी है, यही पहचान है किसका? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा कैसा? फॉरवर्ड रिएक्शन। हमेशा कैसा? फॉरवर्ड रिएक्शन। सर जी ये सब जानते हैं तो स्पीड करके आगे बढ़ते जाइए। अगेन नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन देखिए, यदि आप AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन कराइएगा तो AgCl NaNO3 बन गया ना। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, यही है PPT। तो ये रिएक्शन कैसा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन चौथा नंबर, KClO3 को हीट किया जाए तो KCl प्लस O2 ये कैसा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंप्लीट है? तो इस तरह से हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन को पहचान गए। और सबसे बड़ी बात इसमें कोई इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होगा। ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ें। दूसरे बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा? रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम ही है रिवर्सिबल, यानी कह दें जो प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी वैसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। A प्लस B से जा रहा है C प्लस D, और अगेन C प्लस D जा रहा है A प्लस B, उसको हम बोल देंगे जो कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यदि A से B तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, और C D से A B ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। समझ गए बात को? तो इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लें। पॉइंट क्या लिखें? तो एक पॉइंट तो मिल गया जो प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट में, और कह दीजिए सेट अप इन क्लोज्ड वेसल। ये जो है क्लोज्ड कंटेनर में सेट अप होगा। और खासियत क्या है? डायनामिक इन नेचर, यानी ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है, डायनामिक नेचर का होता है। समझ गए? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डबल हेड एरो देख रहे हैं, ये इस तरह का एरो रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब जरा एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल तो करा दीजिए सर जी। H2 प्लस N2 यदि रिएक्शन करेंगे तो अगेन जो है ये क्या हो जाएगा? 2NH3। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर दें तो 3। क्या पता है जो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? ये है हैबर्स प्रोसेस।
कौन सा? हैवर्स प्रोसेस। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। किसके लिए? अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। ज़रा एक और देख लें। SO2 O2 से बन गया SO3। क्या पहचानते हैं ये कौन सा रिएक्शन का पार्ट है? ये पार्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का पार्ट है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा रिएक्शन होगा। PCl5 से टूटेगा PCl3Cl2, मतलब दोनों ही साइड से रिएक्शन इसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम को पहचानेंगे। जो इक्विलिब्रियम क्या है, तो चलिए नोट कर लिए। ठीक है, धीरे 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 बढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ कहानी होगा, यानी ये बेसिक पार्ट है किसका? आयनिक इक्विलिब्रियम का। यूँ समझिए, मज़ा आने वाला है। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सिंपल इक्विलिब्रियम जो है सिंपल है। तो एट इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम कहा जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको पकड़े रहिएगा, ये पॉइंट को पकड़े रहना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को? ये बराबर होना चाहिए। अब इस बात को ग्राफ से हम लोग देखेंगे। दूसरी बात है जो, चलिए देख लेते हैं, ग्राफ से देख लेते हैं। उसके बाद बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी। ये रहा टाइम और ये रहा कंसंट्रेशन। देखिए, समझिए इस बात को। समय के साथ कंसंट्रेशन, ये लाइन बता रहा है जो कंसंट्रेशन घट रहा है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यदि मान लिया जाए बच्चों A प्लस B और C प्लस D, तो बस आपको दिखाना है, समझना है, जो आप देख रहे हैं कौन सा लाइन, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, वे व्हाइट लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, ये टाइम रहा और ये कंसंट्रेशन रहा। हाँ, है। अब देखिए, यानी इसमें कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। और एक समय पे आकर के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगेन ये कंसंट्रेशन जीरो से हो करके और अगेन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आपको शुरुआती में सिखाए, जो रिएक्शन कोई भी हो, यदि रिएक्टेंट इसको हम मान रहे हैं और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है, तो इनिशियली जो है केवल और केवल रिएक्टेंट होगा। तो ये रिएक्टेंट समय के साथ घटना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? और प्रोडक्ट जो है, यदि रिएक्शन रिवर्सेबल है तो कुछ समय के बाद, यानी इनिशियली मान लिया जाए कुछ न कुछ इसका मोल होगा, लेकिन इनिशियली तो प्रोडक्ट जीरो होगा। इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होकर के कुछ समय के बाद रेट कंसंट्रेशन उसका ज्यों का त्यों है। तो ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो स्टेट आप देख रहे हैं, ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब अब फर्दर कोई चेंजिंग नहीं होना। देखिए, टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, तो लेकिन यहाँ जो आप देखिए, कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ भी कंसंट्रेशन में फर्दर कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसको हम कह दें, ये जो है कौन है? A प्लस B है, और ये कौन है?
तो C+D है, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट कह दीजिएगा, और इसको क्या कह दीजिएगा, प्रोडक्ट कह दीजिएगा। हालांकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहना इस रिवर्सिबल के लिए उचित नहीं है, यही ए और बी से इंडिकेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। लेकिन फिर भी अभी आप लोग बच्चे हैं इसीलिए लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, कंसंट्रेशन में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन में ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जो दोनों का दोनों कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ये टाइम रहा, ये कंसंट्रेशन, यानी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ऐसा भी होगा ग्राफ। एक और दिखा दें, छोटा सा ग्राफ दिखा दें, यहाँ टाइम है, यहाँ कंसंट्रेशन है, देखिए ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से, मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है, आएगा मजा अब। तो यहाँ पे बात तीनों ग्राफ समझ गए, यानी इसमें ये बता रहा है जो कंसंट्रेशन कुछ समय के बाद कांस्टेंट, सभी में यही बता रहा है, लेकिन सभी में क्या है, चेंजिंग है। इसमें ये इंडिकेट कर रहा है जो दोनों का कंसंट्रेशन एक समय क्या हो गया, सेम हो गया। ये दोनों अपना अलग अलग है। चलिए अब रेट के और टाइम से रिलेट करते हैं। अब हम रिलेट करें रेट ऑफ रिएक्शन और फिर टाइम वही ले लें। देखिएगा समझिए अब इस बात को। ये ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, जो समय के साथ रेट घट रहा है, तो ये जो रेट है यही है RF फॉरवर्ड, और ये भी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये है बैकवर्ड। और एक समय ऐसा आया जो RF और RB दोनों ही बराबर हो गया, और जिस समय पे दोनों बराबर हो गया वे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। समझ रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के साथ बात किया जाए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। एकदम गांठ बांध लीजिए। इक्विलिब्रियम यदि सीखना है तो बस एक बात याद रखिए, जो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, अब हम लोग आगे एक बहुत अच्छा सा ग्राफ लेने जा रहे हैं। उसमें आपको 100% फिल करना है। ये एनसीईआरटी का है और अभी न जेई में आया है और न नीट में आया है, लेकिन अगला जेई और नीट में ये समझिए जो यही ग्राफ आएगा, फिल कीजिएगा। सबसे पहले रिएक्शन फिल कीजिए। दिल दीवाना, चलिए देखिए, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? हाँ सर जी है, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये क्या बैकवर्ड रिएक्शन है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली बात समझिएगा, इनिशियली यदि हाइड्रोजन और आयोडीन ले रहे हैं तो ये इनिशियली 0 होगा, यानी इनिशियल बच्चा ये सम है तो ये लड्डू 0। समझ रहे हैं? फिर बात समझिए, इनिशियली यदि ये सम है तो ये लड्डू। बात समझ रहे हैं? यानी इनिशियली जब ये है तो ये 0, और यदि इनिशियली ये है तो ये 0। बात फिल कीजिए, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा। अब इसको ग्राफ में लेते हैं, आइए और मजा आने का। मजा आ गया, आएगा मजा। चलिए देखिए, यहां हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन और ये ले लेते हैं टाइम। अब देखिए, आप देखते रहिए बच्चों,
ये H2 और I2 समय के साथ घटते जा रहा है और एक समय आ गया जब किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी स्टेट को कहा गया है इक्विलिब्रियम। अगेन अब आप देखिए, इधर से सोचिए, मतलब इसी रिएक्शन को सोचिए, इसके बारे में। ये कौन है? H2 प्लस I2, ठीक। अब जो है यहां से बच्चों, यहां से यहां देखिएगा अच्छा से, यानी दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो है चेंजिंग इस तरह से हो रहा है। अब समझिएगा फिर। अब जो है अगेन बच्चों देखिए, अब हम H2 और I2 इधर से सोचने लगे, देखिएगा। देखिए, अब चले आइए इस साइड कंसंट्रेशन। तो इस साइड जब कंसंट्रेशन आ जाइएगा तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और 0 से कब होगा स्टार्ट? जब इसको हम HI के बारे में मान लेंगे सम है कुछ, इसका मतलब ये मेरे रिएक्टेंट हो गया, तो ये प्रोडक्ट तो 0 हो गया। तो इसीलिए ये ग्राफ अब समझिए इधर से, यानी अब इधर से आप समझिए जो H2 और I2 बढ़ रहा है, लेकिन एक समय आएगा फिर जब ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसको ले जाइए। अब देखिए, आप गौर कीजिए। अच्छा, इसमें दिखाए नहीं, ये है मेरा किसका? HI का। HI, बात समझिएगा, ये इंडिकेट कर रहा है जो HI का कंसंट्रेशन घट रहा है और एक समय नियरली कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्राफ में महसूस हो। तो जब इधर से हम लेंगे, बात को समझिएगा। सर जी क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस बात है। यानी HI का जो कंसंट्रेशन है, जैसे ही कुछ होगा तो समय के साथ ये घटने लगेगा ना। तो यहां बस ये ग्राफ 2 पार्ट में बटा हुआ है, यानी ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों ही केस में कौन सा है? इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? फील होगा धीरे धीरे। चलिए नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिए बच्चों, कर लिए? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या क्या नेचर है इक्विलिब्रियम का, कैसे पहचानेंगे इक्विलिब्रियम सर जी? चलिए देखिए, सबसे पहला ये डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर, दैट इज नेवर बी स्टॉप, कभी भी क्षणिक समय के लिए भी स्टॉप नहीं होता है। ठीक, चलिए नंबरिंग कर दे जाते हैं। दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी RF इक्विलिब्रियम, RF इज इक्वल टू RB। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तीसरा रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। समझिए इस बात को, ये क्या है? देखिए, A प्लस B तो C प्लस D। मान लिया जाए कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर पे आ गया।
तो उस समय यदि ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, मानते हैं ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों। मतलब इक्विलिब्रियम आते ही कहा जा रहा है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ये नहीं कह रहे हैं जो बराबर ही होगा, यानी जितना होगा उतना रुक जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कुछ स्टेज के बाद बच्चे 12 बरस का है, लगेगा ये 12 बरस का बहुत दिनों से देख रहे हैं। आदमी 40 बरस का है, लगेगा 40 बरस का बहुत दिनों से देख रहे हैं। 75 बरस का है, लगेगा 75 बरस बहुत दिनों से देख रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी जितना है उतना ही पे रुका हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट, चौथा, इक्विलिब्रियम अचीव आइदर साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी इक्विलिब्रियम अचीव अभी आपको हम दिखाए हैं HI के बारे में, तो ये नहीं कहेंगे जो A से B ही जाएगा उसी समय या C से D ही जाएगा उसी समय इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा नहीं। यानी A से B चले, C D की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, किसी भी साइड इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। यानी इक्विलिब्रियम अचीव आइदर साइड। नेक्स्ट पॉइंट, ये और आगे पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ये एक सेटअप होगा किसमें, क्लोज्ड कंटेनर में। हाँ, एक और सबसे पहले रिएक्शन नेवर बी 100% कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ये तो डायनामिक नेचर का है, इसीलिए कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जारी रहेगा। चलिए 6 पॉइंट में यूँ कह दें, जो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पहले नोट कर लीजिए। चलिए कर लिए। चलिए 6 पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, color constant, temperature constant, density constant। यानी आपको बार बार कह रहे हैं हम, जो आप जैसे कोई फल देखे तो कुछ दिन के बाद लगेगा जो अब फल जो है हरा का हरे है बहुत दिनों तक, और जैसे ही कंप्लीट एक हरा हो गया तो समझ जाते हैं ये अब खाने लायक है। नहीं समझे? मान लीजिए कोई रिएक्शन कराइएगा, और कोई रिएक्शन जो है यदि कराते हैं तो आप देखिए जो कलर चेंजिंग हो गया, और आपको ऑलरेडी पता है जो इस कलर में आने के बाद इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो वे कलर ऑब्टेन होते ही हम समझ जाएंगे जो कलर चेंजिंग नहीं है। नहीं समझे? अभी भी नहीं? चलिए देखिए, मान लिया जाए X से Y में बदल रहा है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ देर के बाद हम देखें जो कलर है ब्लू पे, फिर कुछ देर और के बाद देखें रेड पे आ गया, कुछ देर के बाद येलो पे आ गया। अब अगेन देख रहे हैं ज्यों का त्यों येलो पे ही कलर है इस रिएक्शन का। समझ जाएंगे कौन सा स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी इक्विलिब्रियम में इतना ही समझें जो किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसका, प्रेशर, कलर, टेम्परेचर और डेंसिटी का। समझ रहे हैं?
तो ये एक इक्विलिब्रियम का खास क्राइटेरिया है। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम जैसे ही हम लोगों से कहा जाए तो इतना पॉइंट। चलिए 7वां पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग। ए कैटालिस्ट डू नॉट चेंज equilibrium but increases but reduce to time of equilibrium, यानी इक्विलिब्रियम के टाइम को रिड्यूस कर देता है। यानी हम कह दें दैट इज ए कैटालिस्ट ओनली change the alternate path of reversible रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। मतलब यानी यूँ कहें, जो रेट यदि बढ़ाता है तो फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड की भी, यानी सिंपली और कह दें, और इंक्रीजेज बोथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के ही रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नहीं समझे? मान लिया जाए आपको हाँ, चलिए भारत से नेपाल जाना हो, भारत से कहाँ जाना हो, नेपाल जाना हो, तो आप जानते हैं नेपाल में बहुत पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया है तो हम लोग भारत से यदि पहाड़ क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, है ना, उधर वाला का भी और इधर वाला की। यानी कोई भारत से नेपाल जाए तब पर भी ज़्यादा समय है, और नेपाल से भारत आए तब पर भी ज़्यादा समय है। ऐसा करेंगे हम लोग, पहाड़ को छेद कर देंगे, जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे ट्रेन को। तो इस छेद करने से क्या होगा, नेपाल वाला और भारत वाला दोनों का रास्ता आसान हो जाएगा, कम समय में पहुंच जाएगा ना। तो इस तरह से, नहीं समझे? चलिए देखिए, ये रहा मेरा इंडिया, आई लव यू इंडिया, आई लव यू इंडिया, और ये रहा आपका नेपाल, समझ गए? अब ये बीच में रहा बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक। अब इंडिया से हम जा रहे हैं, कूदते हुए जा रहे हैं, यहाँ पहुँचे, ठीक। यहाँ के लोग भी आ रहे हैं। अब इतना समय लगेगा। अब हम लोग क्या करें, बीचों बीच होल करने जा रहे हैं। होल हो गया, हो गया ना होल। चलिए, अब जो है होल हो गया। अब इस होल से होकर के हम लोग पहुंच जाएंगे इंडिया से नेपाल, नेपाल से, है ना। तो जैसे ही इस होल से पहुंचेंगे तो दोनों के लिए क्या हो गया, पाथ शॉर्ट हो गया, रास्ता कम पड़ गया। अब हम लोग बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। तो बस यही बात आपको समझा रहे हैं, एक कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, वे कम समय लगा देता है। इसको हम ग्राफ से भी दिखाते हैं। देखिए ग्राफ, जैसे मान लिया जाए ये रहा टाइम और ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, चलते जाना है। हाँ, देखिए यहाँ पे आकर के इक्विलिब्रियम पे पहुँच गए, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक। अगेन जो है बच्चों, ये कब है, विदाउट कैटालिस्ट, ठीक है। आज सिर्फ कहानी ही होगा। और अगेन जब आप देखिए, अब आप देखिएगा, हाँ
देखिए अब क्या हुआ, यहां पे अब टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है विथ कैटालिस्ट, विथ कैटालिस्ट। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो जहां इक्विलिब्रियम आना था वहीं पे है, लेकिन इक्विलिब्रियम का टाइम घट गया है। पहले इतना टाइम पे था, अब टाइम कम पड़ गया। तो एक कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम के टाइम को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंजन में पानी डाल दिए हैं, है ना, पानी तो डालना पड़ता है ना। हाँ सर जी, हम भी लोग ही डालते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये देने वाले थे जीजा और शाला दोनों मिलकर के। गुल्डबर्ग जीजा थे और वागे शाला थे। वाह क्या जोड़ी थे, गुल्डबर्ग और वागे, दो साइंटिस्ट, दोनों जीजा साला का रिलेशन था, ऐसा कहा जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार यदि हम ए और बी को रिएक्शन कराते हैं और सी और डी प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगेन बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यदि कहें तो जिस समय हम फॉरवर्ड कहते हैं उस समय ए और बी मेरा रिएक्टेंट है, और जिस समय बैकवर्ड कहते हैं उस समय रिएक्टेंट मेरा सी और डी है। गुल्डबर्ग एंड वागे के अनुसार रेट रिएक्शन हम जब भी लिखते हैं तो केवल और केवल रिएक्टेंट का ही लिखा जाता है। तो ये डी और सी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। तो रेट ऑफ जरा इसके बारे में समझ लीजिए पहले। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको कहा गया है एक्टिव मास। एक्टिव मास, मोलारिटी, है ना, यानी मोल पर लीटर वॉल्यूम। बात समझ रहे हैं, यानी एक्टिव मास, जहां कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे बोल देंगे जो क्या है, एक्टिव मास। सर जी फील नहीं आ रहा है, जो एक्टिव मास आप क्या कह रहे हैं, आएगा फील। देखिए मान लिया जाए आप इतना बड़ा चीनी का गोला बड़ा सा ड्राम में रख दीजिए, है ना, और जैसे ही ड्राम में रखिएगा तो ड्राम में रखने के बाद आपको जो है लगेगा, जो कुछ ऐसा करते हैं जो हम आपको फील करा देते हैं। देखिए रुकिए, बस फील करा देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका चीनी, कितने रुपये वाला, 100 रुपये वाला चीनी कीजिए, और ये रहा आरओ का पानी, और इसमें मैं रखा चीनी, शायद आप लोग देख रहे होंगे। और अब आप देखिए इस चीनी को मैं धीरे 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 डुला रहा हूं, समझ रहे हैं। और जैसे ही डुला रहा हूं, क्या आपको चीनी दिखाई पड़ रहा है? अब मैं इसको पी रहा हूं। इसमें मिठास आया, लेकिन आप देखिए अभी भी चीनी इसमें बचा हुआ है ना। तो जितने चीनी के कारण मुझे मिठास लग रहा है, थोड़ा सा एक बार और देख लूं, अब बड़ा मजा आने लगा।
तो जितने पार्ट बच्चों, जितने पार्ट के कारण मिठास हमको फील हुआ, आप लोग भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो उतना ही को नाम क्या रखा गया है, एक्टिव मास। मतलब जितना किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मास बोलेंगे। तो जैसे ही केमिस्ट्री में इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट हो और रिएक्शन हो तो वहां क्या बोल दीजिएगा, एक्टिव मास बोल दीजिएगा। अब अगेन देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ, और यहां पे मैं कह दूं जो क्या, ए बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। हाँ, यहाँ पे के एफ, इसको नाम है, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, समझ रहे हैं। अब जो है के एफ, के एफ, अगेन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो अब क्या कह दीजिएगा, के बी, और के बी तो यहाँ वहाँ चले जाना है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। अब आप क्या करें, एट इक्विलिब्रियम, आपने समझ रखा है, मैंने समझाया है, तो आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, और कंसंट्रेशन ए, और कंसंट्रेशन बी। और यही आ गया हम लोगों को के इक्विलिब्रियम। बस आज का मेन कॉन्सेप्ट ये रहा। देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, लेकिन आपको फिल कराने के लिए ये बताए जो लॉ ऑफ मास एक्शन से आया है। तो यही जो के इक्विलिब्रियम है, इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाए तो के एफ अपॉन के बी, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए दूसरा रिएक्शन भी हम दिखा देते हैं लिख करके। मान लिया जाए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस डी ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको डायरेक्ट लिखना है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। तो आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सी डी, ठीक, और ए बी, ऐसा भी तो कर सकते हैं। जो ये सी, और देखिए 1 2 3 डी, तो ये क्यू, ए आ और बी। ठीक, तो इस तरह से अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम या के, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ना। इसको बहुत आसान तरीका में ही बता सकते थे, लेकिन आप फील कीजिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया कैसे और ये है क्या। ठीक, तो चलिए एक रिएक्शन हम लिख करके दिखा देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बच्चों, ये 2 टाइप का होगा। एक का नाम होगा केसी और दूसरे का नाम क्या होगा, केपी। और भी है, केएक्स भी है, बहुत सारा भी चलता ही रहेगा, लेकिन मेनली हम लोग केपी और केसी। तो ये हम केसी तब कहेंगे जब रिएक्शन में लिया जाएगा एक्टिव मास मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर यानी N/V, उस समय Kc कहेंगे। लेकिन यही जब लिया जाएगा किस रूप में, पार्शियल प्रेशर, तो उस समय हम क्या कह देंगे, Kp। समझ रहे हैं? तो हम लोग अगले रोज इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। ये ऐसा रिलेशन रहने वाला है Kc = Kp RT और उसके पावर डेल n। ये हम लोग बहुत मज़े से अच्छे से करेंगे, यानी अगले क्लास से आपको जी और नीट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आज हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो आप पढ़ाई करते रहिए, मज़े से रिवीजन करते रहिए।